नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस लगातार पूरे भारत में, पूरी दुनिया भर में लगातार फैलता जा रहा है। इस वायरस का दुष्प्रभाव पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे। पूरी दुनिया में तकरीबन 1,70,00,000 के आसपास कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है और तकरीबन 6,30,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इसका भयानक दुष्परिणाम आप भारत में भी देख रहे हैं, जहां पर हम 14,30,000 से भी ज़्यादा केसेस पे आगे बढ़ चुके हैं। मरने वालों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ रही है और रोजाना मिलने वाले केसेस में भारत एक नए कीर्तिमान की तरफ लगातार बढ़ रहा है। ये निश्चित तौर पर बहुत चौंकाने वाली बात है और ये बहुत डरावनी बात भी है। वो इसलिए क्योंकि अब तक कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा भारत में विकसित नहीं हुई, दुनिया में विकसित नहीं हुई। लिहाजा अभी इससे निपट पाना देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वायरस का दुष्परिणाम लगातार हमें देखने को मिल रहा है। भारत में होने वाली मौतें बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि दुनिया के जो आंकड़े हैं वो भारत के आंकड़ों के समकक्ष पहुंच चुके हैं। और ये एक डरावनी बात है, क्योंकि हम 133 करोड़ देश का मुल्क हैं और इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम या फिर इस प्रकार का कोरोना वायरस का बहुत बड़े दुष्परिणाम झेलने की स्थिति में भारत नहीं है। तो आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे, ये बहुत चिंता का विषय हमारे लिए हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी परिस्थितियां हमारे समक्ष बहुत दिन ब दिन भाइयों बहनों बिगड़ती जा रही हैं। आपको ध्यान होगा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर प्रतिदिन पहले 200, 300, 400, 500 केसेस सामने आते थे। उसी उत्तर प्रदेश में अब स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि यहाँ पर नियमित मिलने वाले केसेस अब 3,490 तक प्रतिदिन के हिसाब से पहुँच चुके हैं। ये एक डरावना संकेत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही सामान्य हों, वहाँ पर किसी भी प्रकार का घटनाक्रम ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है। ये तो हुई कोरोना की बात, लेकिन दो अच्छे काम भी इस बीच हुए हैं। पहला, एक होम आइसोलेशन की पॉलिसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित की। इसकी वजह से कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को बड़ा फायदा मिला, वो पैनिक नहीं हुआ। लेकिन जो लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल्स हैं, अब हमें उन्हें बहुत ही स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, तमाम मेडिकल इक्विपमेंट, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब हमें तत्काल प्रभाव से बढ़ाने की आवश्यकता है। ये तो हुई कोरोना की बात। दूसरा एक बेहतर काम हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश में 3 तरह के जो टेस्ट होते हैं, एंटीजन और इसके अलावा ट्रू नेट मशीन और RT-PCR, ये तीनों प्रकार के टेस्ट जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये तीनों मिलाकर अब 1 लाख की संख्या पार कर गए हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि उत्तर प्रदेश ने अब टेस्टिंग बढ़ा दी है। ये तो हुई कोरोना की बात। लेकिन अब कोरोना के सामाजिक दुष्परिणाम भी अब हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सामाजिक दुष्परिणाम क्या हैं? इन दिनों आप महसूस कर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गए हैं। विशेष तौर पर किस किस्म के अपराध? आर्थिक मामलों से जुड़े अपराध, क्राइम के जरिए पैसा कमाने का मसले। आप देख रहे होंगे कि लगातार अपहरण की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। अपहरण कर फिरौती वसूलने की घटनाएं, चाहे वो व्यापारी का बेटा हो, चाहे आम आदमी का बेटा हो, चाहे पान बेचने वाले का बेटा हो, और चाहे आज कानपुर का मसला हो। आपने देखा हो कि एक धर्म कांटे पे काम करने वाले कर्मचारी का अपहरण कर लिया गया। फिरौती भी कितनी मांगी जाती है? 5 करोड़, 1 करोड़, 30 लाख। और उत्तर प्रदेश की नाकाम पुलिस हर बार अपनी बद पिटवाती है। तो ये कोरोना के सामाजिक दुष्परिणाम इसलिए भी हैं क्योंकि बहनों भाइयों, बेरोजगारी बड़ी तादाद में बढ़ी है। लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, लोगों के पास काम करने का स्कोप नहीं बचा है। तो अब इस बढ़ती हुई बेरोजगारी हमेशा समाज को अपराध की तरफ धकेलती है। कारण क्या है? लोगों को जीवन चलाना है, कृषि आधारित व्यवस्था है, उद्योग धंधा है नहीं, नौकरी है नहीं, तो लोग करेंगे क्या? अपराध ही करेंगे। और इस सच को हमें स्वीकारना चाहिए। ये जो कोरोना के दौरान के सामाजिक दुष्परिणाम है, ये उसका नतीजा है। पुलिस व्यवस्था को तो हम कितना भी कोस लें वो कम है। उनकी लापरवाही, उनका निकम्मापन, उनका अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, इन्वेस्टिगेशन की लापरवाही, सुपरविजन में लगे अफसरों का निकम्मापन और हायर ऑफिसर जो पुलिस लीडरशिप है, उनकी तो खैर बात ही अलग है। वो तो किसी से मिलते भी नहीं, किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी कोरोना के कारण तमाम बार में सवाल में प्रश्न चिन्ह उठते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप कुछ बयान सुने, उसके बाद एक बड़ी डिबेट मैंने आयोजित की है, कोरोना और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बचाव के लिए क्या करना चाहिए और हमारे पास विकल्प क्या हैं, इन पर हमें बात करनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों का राज चल रहा है। लोग थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं, इसमें थोड़ी सख्ती करनी होगी, नहीं तो ये महामारी और ज्यादा फैल जाएगी। इस तरह लूट, अपहरण, हत्या, फिरौती इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपहरण, फिरौती एक उद्योग के रूप में विकसित होने का काम। कानून और व्यवस्था बिल्कुल मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री के मौजूद रहते हत्याएं हो रही हैं। संगठित अपराधियों के खिलाफ जो अभियान सरकार लगातार चला रही है, जिसमें गाजीपुर से लगाए गाजियाबाद तक के माफियाओं के खिलाफ कार्य, उसकी तारीफ भी कभी करनी चाहिए। तो कोरोना और उसके दौरान चल रहे इस मसले पर आज मैंने एक बड़ी डिबेट आयोजित की है। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, AK जैन साहब फॉर्मर DGP हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में। तो नवीन जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। एक तो 2 अच्छे फैसले हुए कि होम आइसोलेशन की पॉलिसी और 1 लाख टेस्ट, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, अच्छा काम हुआ है। लेकिन पत्रकार के नाते हमारा दायित्व है कि आपको हम आने वाले संकट से सतर्क करें। तो उस सतर्कता से भरा हुआ एक सवाल है। सवाल इस बात का है कि अब आपके पास जो लेवल 2, लेवल 3 यानी जो गंभीर मरीज हैं, उनके लिए आपको एक बड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में ट्रेंड कितना बड़ा है, भयानक। 3500 मरीज पर डे मिलना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी तब जब आप 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं, यानी तकरीबन 3 से 4% आपके पास पॉजिटिविटी रेट है। तो ये लेवल 2, लेवल 3 को और स्ट्रांग करने के लिए आप क्या कर रहे हो? ब्रजेश जी, देखिए, इन सारी विषयों पर जो संज्ञान में आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाली प्रत्येक दिन की बैठकों में इस पर चर्चा हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेवल 2 और लेवल 3 के जो हॉस्पिटल हैं, उसमें बेडों की संख्या बढ़ानी और प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, साथ ही 48 घंटे के लिए बैकअप ऑक्सीजन का रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने DG हेल्थ को प्रत्येक दिन प्रत्येक जनपद के CMO के साथ बात करके उनके यहाँ क्या समस्या है, मैन पावर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, इसकी जानकारी लेना, उसकी व्यवस्था करना। साथ ही DG मेडिकल एजुकेशन को उत्तर प्रदेश में स्थित जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल से प्रतिदिन बात करना, उनके विशेषज्ञों से बात करना कि जैसे संख्या बढ़ रही है इसमें हमें क्या उपाय करने चाहिए। इन सारे विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है। और आपने जो आज बताया कि 1 लाख से अधिक तो हमारे 3 तरीके के जो टेस्ट बढ़ चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस टेस्ट को बढ़ा के हम 1.5 लाख तक ले जाएं, और उसके लिए ट्रूनेट मशीन, चाहे RT-PCR, चाहे रैपिड, उससे 1 लाख कुल मिलाकर। अप्रिशिएट, आप टेस्ट बढ़ा दिए हो, ये बहुत अच्छा काम हुआ है जी। और मैं कहता हूं कि जितने आप टेस्ट बढ़ाओगे नवीन जी, उतना फायदा होगा। समाज के भीतर मौजूद जो संक्रमित लोग हैं, अगर हम उन्हें आइसोलेट कर पाए तो हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। ब्रजेश जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। लोकतंत्र में 3 स्तंभों के अलावा चौथा स्तंभ आप मीडिया भी हैं। आपके यहाँ होने वाली जो बहसें होती है, उसमें जो सकारात्मक पहलू होते हैं, निश्चित रूप से हम उस पर विचार करके उसके ऊपर भी आगे हम कार्रवाई करते हैं। जैसे कोरोना मरीजों के साथ जिस प्रकार से एक सामाजिक धारणा बन गई थी, उनके साथ एक अछूत की तरह से व्यवहार होने लगा था, तो जो ये होम क्वारंटाइन का कई बार आपके यहाँ चर्चा हुई, विशेषज्ञों से भी चर्चा हुई, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया, संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में बेड उस अनुपात में नहीं थे, तो होम क्वारंटाइन का आप लोगों के माध्यम से जो चर्चाएं हुई सामने निकल के आई, उस पर भी सरकार ने फैसला किया। आपने तारीफ की, इसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से इस प्रकार के सार्थक बहस जो होती है, उसमें जो अच्छी चीजें हैं उसको हम आगे धन्यवाद तब भी दिया करो जब मैं खिंचाई करूं या आपको नकारात्मक पक्ष रखूं, तो भी इसी प्रकार की भावना रखा करो। जी देखिए, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। जी, नकारात्मक कोई बात नहीं है। देखिए, आप जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप समाज के हित के लिए कर रहे हैं, और जो अच्छी चीजें हम भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखते हैं। कोई अच्छी चीज है निश्चित रूप से स्वीकार मैं आपके प्रिय मित्र उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं इस डिबेट में। भाई उदयवीर जी, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कोरोना को लेकर आप भी बहुत जागरूक हैं और आपके ट्वीट्स और बयान वगैरह मैंने देखे हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जहां 400, 500, 600 केसेस मिलते थे, आज रिकॉर्ड टूटा है और 3490 केसेस सामने आए हैं। तमाम विसंगतियां भी हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है, और कोरोना के साथ ही जो अपराध बढ़ रहा है,
इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ये सब की वजह क्या है। देखिए, सबसे पहली वजह मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम 11 अपने अहंकार में किसी की राय को न लेना चाहते न अप्रिशिएट करना चाहते। आप भी जानते होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले होम क्वारंटाइन के लिए बाकायदा अपने वेरीफाइड अकाउंट से, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म डिस्कशन के तो ओपन है नहीं, से मांग की। इससे पहले जब लॉकडाउन हुआ था तब कहा जा रहा था कि तैयारी करनी है हमें कोरोना की, लेकिन तैयारी नहीं हुई, हवाबाजी हुई। और आप भी इस मुद्दे को उठाते रहे और धीरे धीरे जो डिले हुआ, जो प्रवासियों के प्रदेश में आने का डिले हुआ, जिस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से वो आए, जैसे विदेश से बीमारी महानगरों में आई और महानगरों से जो गांव में गई है, उस महानगर से गांव में ले जाने में तो मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अपनी सरकार की पॉलिसीज़ की मानता हूं। अब मुद्दा क्या है, किसी अधिकारी की आप बुराई करिए, न उस पर कार्रवाई करेंगे न सुधार करेंगे, उसको अपनी कमी मान लेते हैं मुख्यमंत्री जी। जैसे मैं आपको n नंबर ऑफ एग्जाम्पल दे दूं, आगरा के कई केस, मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को केस वाइज लिख के चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। बरेली का आपने केस देखा, भाई क्वारंटीन सेंटर का मजाक है क्या, पानी बरस रहा है, बह रहा है आपका। इसी तरह बुंदेलखंड का आपने देखा, पानी भरा हुआ है, लोग पेशेंट्स कह रहे हैं कि भाई इससे पहले हम गंदगी और बीमारी से तो बाद में मरेंगे, पहले तो हम गंदगी और बिना डॉक्टर के मर जाएंगे। तो अब आपको मालूम था बरसात होनी है, आपको मालूम भी है वाटर लॉगिंग कहाँ होनी है, तो यही तो प्लानिंग होती है। लेकिन सरकार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती। पहली बार ये सरकार साबित कर रही है कि दरोगा इंस्पेक्टर गलती करते हैं, इससे ऊपर कोई आदमी लॉ एंड ऑर्डर में गलती नहीं करता। दूसरा मुझे ये बताइए कि इन दिनों आप देख रहे होंगे कि अपहरण, हत्या, लूटपाट, डकैती, ये सब घटनाएं बहुत अचानक से बढ़ गई हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बढ़ेंगी और उसी तरह से पुलिस प्लानिंग और सब होती है। गाजियाबाद जैसे महानगर में डकैती होना, डकैती सुनने में बंद हो गई थी आना, अब पुलिस का इतना रेस्पॉन्स सिस्टम बढ़ गया, डायल 100 भी आया, अब 112 है, और पुलिस की बहुत सारे मूवमेंट्स, डीजी साहब, एक्स डीजी साहब बैठे हैं, बताएंगे, व्यवस्था है, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सब कुछ है, सीसीटीवी। तो ये तो एक सुसाइड करने जैसी स्थिति में जाना है, जब व्यक्ति जानता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, पकड़े जाने के पूरे चांस है, फिर भी डकैती डाल रहा है, अपहरण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद मौजूद है, सारी व्यवस्था मौजूद है, हत्या करते रहे। और एक जगह नहीं है, पहले कानपुर में हत्या, फिर कानपुर गोरखपुर में हत्या, फिर कानपुर देहात में हत्या, और कोई पुलिस और शासन की तरफ से अभी ऐसा जिम्मेदारी फिक्स करने का काम नहीं किया। अगर सामाजिक परिस्थितियां अपराध की ओर बढ़ रही हैं तो आपको अपने टोस पर रहना पड़ेगा। और केवल आंकड़ेबाजी, हमने 500 आदमी के पैर में गोली मार दी। कानपुर देहात में एक कर्मचारी की हत्या कर दी गई, उसका अपहरण हुआ, मैं खुद वही बता रहा हूं, की फिरौती मांगी गई, वही कह रहा हूं, दिन हो गया उसका अपहरण हुए, आज लाश मिली उसकी। मैं गोरखपुर देख लीजिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, ईश्वर की कृपा की गोंडा का बच्चा मिल गया। ब्रजेश जी, में एक बच्चा मिल गया, उसको तो गोद में देने के लिए एडीजी एलओ पहुंच गए मुझे तान के, और बाकी जो फेलियर हुआ, जहां हत्याएं हो गई, इसकी जिम्मेदारी किस पे है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, आप बताओ। तो जब कोई जिम्मेदारी लेने, कोरोना से जोड़े कि नहीं जोड़े, कोरोना के दौरान बढ़ती हुई बेकारी से जोड़ा जाए, देखिए, या फिर आप मानते हैं कि पुलिस का निकम्मापन है, कानून व्यवस्था पर सवाल है? सामाजिक परिस्थितियों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी बढ़ेगी, सरकार लफाजी करेगी, लोगों का सही इंतजाम नहीं करेगी, जो आप पॉलिसी ला रहे हैं उसमें लोग कैसे सरवाइव करेंगे, इस बात पे ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका भी दुष्प्रभाव है। और पुलिस का तो पक्का फेलियर है ही, और सरकार जो है कोई जिम्मेदारी फिक्स करने को तैयार नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करना चाहता हूं इस डिबेट में। ओके उदयवीर जी, सुरेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये ठीक है कि टेस्ट की संख्या 1 लाख कर दी गई और होम आइसोलेशन पॉलिसीज वगैरह भी लाई गई, जिससे थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये बढ़ता हुआ संक्रमण ये बहुत खतरनाक है। लखनऊ, कानपुर जैसी जगहों पर ये संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसी प्रोपोर्शनेट अपराध भी बढ़ रहा है। आप कैसे कनेक्ट करते हो और आप क्या पाते हो कि इन सब के पीछे की मूल वजह क्या है? ब्रजेश भाई, मजाल है कोई आदमी योगी जी का इस्तीफा मांग ले, मजाल है कोई आदमी एक क्या नाम स्क्रीन पे, आधे स्क्रीन पे मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा करके और इन दोनों फेलोरिटी के लिए कोई इस्तीफा मांगने की हिमाकत कर ले।
कभी किसी सिपाही से क्या नाम बर्खास्त कर रहे हैं, कभी किसी दरोगा को, कभी किसी सीएमओ को, कभी किसी स्वास्थ्य कर्मी को, कभी किसी सड़क चलते उसको। देखिए सच बात यह है कि अगर रेल की क्या नाम एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को नहीं देखा जाता, रेल मंत्री से पूछा जाता है, सरकार से पूछा जाता है, इकबाल की बात होती है। राहुल गांधी जी शुरू से, आप और हम और राहुल गांधी जी शुरू से टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार मान रही है, इतनी देर में मान रही है, इसके लिए उन्हें बधाई दूं या इतने दिनों के जो आपराधिक कृत्य किया है, इतने दिनों की डिले के लिए, उसके लिए इनको सजा दें। मैं आप पर छोड़ता हूं क्या करना चाहिए। आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं कि इतने दिनों का आपराधिक कृत्य इतने दिनों छोड़ा हुआ और आज ये इस चीज को कर रहे हैं। होम आइसोलेशन की बात, इट्स योर फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप आवाज उठाओ। इस्तीफा मांगना हो आप मांगो, आप अपोजिशन हो, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। यस गो अहेड। नहीं, हमने तो कहा ना कि आधे उस पर योगी जी की तस्वीर लगाइए, हम मांग करते हैं, और इस्तीफा मांगिए हमारी तरफ से। हम मांग कर रहे हैं इस बात की कि इतने दिनों के डिले में आप काम कर रहे हैं, इतने लोगों की क्या नाम आपने जान खतरे में डाली है। और जो दूसरी बात अपहरण उद्योग की अपोजिशन जी, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। हम तो स्वयं मांग कर रहे हैं, लगाइए ना राजपूत जी। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज मजबूत होनी चाहिए। मैं सहमत आपसे, आप आवाज उठाइए। बिल्कुल सहमत हूं, सहमत। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, आप देखिए कि अपहरण एक उद्योग के नाम पर हो गया। जिस तरीके से बिहार में अपहरण राज और जंगल राज होता था, मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपहरण की और जंगल राज की फ्रेंचाइजी ले ली है। आप गाजियाबाद से गोरखपुर तक कहीं पर भी उठाइए, सिर्फ अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और फिरौती वसूली जा रही है। और फिरौती वसूलने में पुलिस एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ पुलिस मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। ये पुलिस का फेल्योर माने या सरकार का फेल्योर रोल नहीं निभा रही है, या ये वादे जो किए गए थे चुनाव के दौरान पूरी तरीके से उसका फेल होना है। ये मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये सरकार के इकबाल का फेल्योर है। पुलिस तो एक अरबी घोड़े की तरीके से बहुत प्रोफेशनल पुलिस है। अगर इस पर सवार कोई अच्छा होगा, राजा कोई अच्छा होगा, जिसको घोड़ा चलाना आता होगा, तो पुलिस बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन जब सवार इस तरीके का होगा, मैं चाहता हूं हेडलाइन मैनेजमेंट करने से फुर्सत नहीं हो, क्योंकि जब सवार इस तरीके का घालमेल हो गया, जिसे कुछ तो मैंने 2 एक्सपर्ट भी आमंत्रित किए हुए हैं। जी जी जी, ओके। मैंने इस कार्यक्रम में डॉक्टर DK गुप्ता और AK जैन साहब को आमंत्रित किया हुआ है। सुरेंद्र जी, अब निवेदन करूंगा कि आप इन लोग की भी बात सुने। मैं AK जैन साहब को आमंत्रित करता हूं, फॉर्मर DGP है उत्तर प्रदेश के। जैन साहब, इस समय आप देख रहे होंगे कि जो अपराध का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। अचानक से आप 15-20 दिनों 25 दिनों में देख रहे होंगे, महीने भर में अपहरण की घटनाएं, फिरौती की घटनाएं, वो क्राइम जिससे पैसे अर्जित किए जा सकें, पैसे कमाए जा सकें, उसमें ना कोई क्लास है, ना कोई वर्ग विशेष चिन्हित है। अपहरण की घटनाएं और फिरौती की घटनाएं बढ़ी हैं, और पुलिस की भूमिका पर तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये सिस्टमैटिक फेल्योर है। उसके 2 उदाहरण मैं देता हूं आपको। गोरखपुर में एक बच्चे का अपहरण होता है, पुलिस बिल्कुल निकम्मी बनी बैठी रहती है, बच्चे की हत्या कर दी जाती है। पान विक्रेता से 1 करोड़ की फिरौती, कैन यू बिलीव इट। और कानपुर देहात में 11 दिन पहले धर्मकांटा में काम करने वाले कर्मचारी का अपहरण होता है, उससे 20 लाख की फिरौती मांगी गई, जबकि इन सबकी हैसियत 1 लाख की भी नहीं है। तो ये किस तरह का क्राइम पैटर्न आप कोरोना के दिनों में देख रहे हैं? देखिए, 3-3.5 महीना कोरोना जब चला, मार्च से अपराध काफी नियंत्रण में थे, करीब करीब समाप्त थे। ये आशंका हमेशा से थी कि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, अपराधी सक्रिय होंगे, अपराध बढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली उसकी शुरुआत हो गई एक बहुत बड़े कांड से, बिकरू कांड से, जिसमें कि पुलिस ने अनप्रोफेशनल रवैया अपनाया और पुलिस की अप्रोच अनप्रोफेशनल रही, और पुलिस के ही भेदियों ने जो है वो 8 लोगों को मरवा दिया। बर्रा कांड जो है उसको भी आप अनप्रोफेशनल पुलिसिंग कह सकते हैं। जो बाकी है इंसिडेंट्स, इनमें आप देखेंगे कि कोई प्रोफेशनल गैंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई बड़े गैंग इन्वॉल्व नहीं है। जैसे पहले श्री प्रकाश शुक्ला वगैरह होते थे, रमाला वगैरह गैंग थे वेस्ट यूपी में, वो नहीं है। ये पड़ोसी है, कोई जानने वाला है, वो बुला के ले गए, किसी पार्टी में बुला के ले गए और वहां पे जाके कह दिया अपहरण करते।
ये जो अनप्रोफेशनल गैंग होते हैं ये हत्या भी तुरंत कर देते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके खिलाफ किडनैपिंग गवाही देगा कोर्ट में और ये फंस जाएंगे। और देखिए, किडनैप कर लेना आसान है, किसी को आपने पार्टी के बहाने बुला लिया, आपने उसे कह दिया किडनैप कर लो, किडनैप हो गए अब आप। फिरौती वसूलना असली दुरूह कार्य है और उसी में सब अपराधी पकड़े जाते हैं। ये सब जो कॉल्स वगैरह करते हैं उसी में ट्रेस हो जाते हैं, उसी में गैंग्स मेरी चिंता क्या है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग कर रहा हो। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, नौसिखिए भी हो सकते हैं क्रिमिनल्स, लेकिन सूचना होने के बावजूद पुलिस का एक्टिव न होना, चाहे वो गोरखपुर के केस में देख लें या कानपुर देहात के केस में 4 दिन 5 दिन 11 दिन का आपको टाइम मिलता है। संजीत यादव केस में तो आपको 10-10 दिन का टाइम मिलता है। पर जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक्चुअल पुलिसिंग झोंकी जानी चाहिए, चाहे वो सर्विलांस से हो चाहे इन्वेस्टिगेशन से हो, इतना कैजुअल एटीट्यूड डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ का कैसे हो सकता है? मेरी चिंता इस बात की है जैन साहब। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारी भी चिंता है, हम लोग भी इसको डिस्कस करते हैं। सिस्टम के फेलियर हो रहे हैं कई जगह। इंस्पेक्टर डिप्टी एसपी की नहीं सुन रहा, एसपी सिटी के नहीं सुन रहा है, सीधे एसएसपी से संपर्क बना रहा है। ये सिस्टम का फेलियर है। इससे जो अधिकारी हैं लोअर रैंक्स के, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर वो अपना उतना इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर उसमें कहीं पर भी लापरवाही पुलिस की तरफ से पाई जाती है, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड पाया जाता है, तो हर केस में एक्शन होना चाहिए। हम लोग तो इसको डिमांड करते हैं कि हर केस में एक्शन होना चाहिए। और अगर सीनियर ऑफिसर का इसमें पाया जाए कि सीनियर ऑफिसर के लेवल पर लैक्सिटी है, प्रदेश के 23 करोड़ जनता और इस पैनल में मौजूद सभी व्यक्तियों की तरफ से मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान में जो 3-4 महीने में बड़े फेल्योर्स हैं, इनके आधार पर आप अपने अनुभव के आधार पर एक रिपोर्ट बनाएं। कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां चूक हो रही है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, पुलिसिंग को और कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सब विषयों पे हमें आपकी रिपोर्ट की दरकार है। और ये जनता आपको तय करती है, जो आपसे रिक्वेस्ट करती है, ये 23 करोड़ की जनता की आप रिपोर्ट बनाएं। मैं भी जैन साहब से कुछ पूछना चाहता हूं। जैन साहब। ब्रजेश जी। हाँ जी। मैं भी जैन साहब से कुछ पूछना चाहता हूं। यस प्लीज गो अहेड, पूछ ले भाई, पूछे उदयवीर जी। ब्रजेश जैन साहब ने अभी कहा, बहुत नामी अधिकारी रहे हैं, प्रदेश के डीजी रहे हैं और अदरवाइज भी हमारे जिलों में, जोन में, सब जगह रहे हैं। आपने 2 बार कहा कि अनप्रोफेशनलिज्म किया पुलिस ने, 2 केस में तो स्पष्ट रूप से। तो क्या इस अनप्रोफेशनलिज्म की डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड की जिम्मेदारी, वहीं आईजी जोन बैठे हैं, वहीं आईजी बैठे हैं, वहीं एडीजी जोन बैठे हैं, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती और वो फिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं होनी चाहिए तो इससे क्या संदेश जाता है लोअर रैंक्स में? ऑलराइट, एके जैन साहब गो अहेड। नहीं, मुझे बीच बीच में बहुत तेज आवाजें आ रही हैं और बहुत ओके, मैं आपसे इनका सवाल फिर आगे पूछ लेता हूं। मैं अब डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं और हमारे साथ कोरोना के विशेषज्ञ के पैनल के तौर पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, आपने जो आशंका जताई थी, अब हम करीब करीब उसी की तरफ पहुंच रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि आज रात तक हम 15 लाख पार कर जाएंगे और भारत में मरने वालों की संख्या भी 34,000 के आसपास हो रही है और ये आंकड़ा रुक नहीं रहा है। मेरी चिंता ये है कि रोजाना मिलने वाले जो केसेस हैं, ये 50,000 का आंकड़ा छू रहे हैं। अभी हमारा जो कोरोना ग्राफ है वो कर्व नहीं हुआ है, अभी फ्लैट नहीं हुआ, सॉरी, अभी वो चढ़ता ही चला जा रहा है। चिंता का विषय ये है कि नए केसेस मिल रहे हैं और मृत्यु दर भी बढ़ रही है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिश्रा सर, क्योंकि मैं बता रहा था कि जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और हर जगह जो स्टार्ट हुआ था कोरोना उसका समय अंतराल भी अलग अलग था। कहीं पे जैसे गाजियाबाद में पहला केस जो मिला था यूपी का, वो मार्च में मिला, कहीं अप्रैल मिला, कहीं मई में मिला है, तो फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। तो जो पीक आएगी वो हर डिस्ट्रिक्ट में या हर प्रदेश में अलग अलग टाइम पे आएगी। तो कुछ जगह जैसे दिल्ली में अब देख रहे हैं केसेस कम होना शुरू हो गए, बिकॉज वहां पे इन्फेक्शन काफी हो चुका है और पीक लगभग आ चुकी है और कर्व फ्लैट होना स्टार्ट हो गया या 1-2 हफ्ते में फ्लैटनिंग शुरू हो जाएगी।
तो इसलिए हमें स्ट्रेटेजिकली हर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़ेगी बाकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कंट्रोल करने की। क्योंकि अब एक कोरोना छोटे शहरों में जाएगा, मैंने पहले भी कहा था कई बार, बड़े शहरों में बाद छोटे शहरों में जाएगा, फिर गांव में जाएगा। तो अब हमें ध्यान रखना चाहिए, इस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कितने केसेस आ रहे हैं। हमें केसेस तो बढ़ेंगे बिकॉज इतनी बड़ी जनसंख्या है और ये कॉन्टेजियस डिजीज फैलेगी। हमें जो ध्यान रखना चाहिए अब वही जो हम बार पहले भी कह चुके हैं कि जो पेशेंट इन्फेक्टेड हैं और जिनको L2 और L3 सेवाएं चाहिए, जिनको लेवल 2 और लेवल 3 आईसीयू केयर या ऑक्सीजन केयर चाहिए, उनके लिए हमें बेड अरेंज करने चाहिए। उनके लिए डॉक्टरों की कमी है, उनके लिए नर्सेज की कमी है, उनके लिए और मैन पावर कम है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या ऐसे छोटे जिला अस्पताल हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे अच्छे अस्पताल नहीं है, प्राइवेट अच्छे अस्पताल नहीं है। तो वहां पे हमें फोकस करना चाहिए अगले 2-3 महीने 4 महीने, सो दैट कि वहां पे अगर मरीज आते हैं तो उनको प्रॉपर इलाज मिल जाए और उनको हम ट्रीट कर सके और उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन कम कर सके। तो अब आपके पास लेवल 1 के मरीजों का दबाव कम हो गया है। अब आपके पास L2 और L3 जिसमें गंभीर और अति गंभीर बिल्कुल 2 कैटेगरी के मरीजों की संख्या बढ़ेगी। तो आपने ये करना है कि आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो L2 और L3 में झोंक दीजिए, क्योंकि आने वाला समय वाकई में बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से थ्रू कई बार इसकी हम डिमांड कर चुके थे कि L1 लोगों के लिए होम आइसोलेशन अलाउ होना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोग बहुत सारे टेस्ट नहीं करा रहे हैं डर की वजह से कि उनको अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो उनको आइसोलेट होना पड़ेगा और घर से दूर रहना पड़ेगा और सब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए उनके अंदर भय बना हुआ था। अब चूंकि टेस्ट बहुत सारे हो रहे हैं, एंटीजन टेस्ट उसका बड़ा अच्छा फायदा है कि वो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, ट्रू नॉट की 3-4 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। तो और नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ गए, लोगों के अंदर डर बहुत कम हो गया है। पहले जैसे जो अछूतपना था वो भी पहले से कम हो रहा है, तो चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं। इवन टेस्टिंग रेट बढ़ रहा है, इवन अब देखेंगे ना पॉजिटिविटी रेट भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। जब आप कह रहे हो 3% 4% समय है, वो धीरे धीरे अगले 1-2 महीने में काफी कम होने वाला है। तो इसीलिए बिकॉज हमारे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ रहे हैं, लोगों की पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो हम जो हमारा प्रदेश है या देश है वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। तो बस अभी क्या ध्यान रखना है जो सबसे अच्छा, एक बात और बताइए, ये हमारे जो ऐसे मरीज जो घर में एल्डरली डॉक्टर गुप्ता वन मोर क्वेश्चन, और ये आने वाले समय में ये जो संक्रमण की रफ्तार है इसे कैसे रोका जाए, क्योंकि ये बढ़ता हुआ संक्रमण ये बड़ी चिंता की स्थिति है। आप देखिए लखनऊ जैसे शहरों में 400-500 केसेस मिल रहे हैं पर डे। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं आप देख रहे हैं कि 3,500 आज 3,490 केसेस मिले। प्रतिदिन हम नए कीर्तिमान की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कोई अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इट्स ए बैड, ये मतलब ये खराब है और ये हमें बड़ी चिंता में डालने वाला है। नहीं बिल्कुल। तो जो टेस्ट जो संक्रमण कैसे कम करा जाए इसका तरीका पहले तो था कि फर्स्ट में लॉकडाउन करके हमने ट्रांसमिशन या जो इन्फेक्शन रेट था उसको कम करने की कोशिश करी, उसमें काफी हद तक हम सफल भी हुए। लेकिन अब जो चूंकि हमने लॉकडाउन खोल दिया है और बहुत सारे लोग आपस में मिक्सिंग अप हो रही है, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हैंड हाइजीन नहीं कर रहे हैं, खांसी नहीं कफ नहीं फॉलो कर रहे हैं, कफिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो मैं सुरेंद्र राजपूत जी को 10 सेकंड देता हूं, कुछ अपनी बात रखना चाहते थे। सुरेंद्र राजपूत जी को 10 सेकंड सर, ओनली 10 सेकंड, फिर मैं बीरेन जी को लेता हूं। ओके डॉक्टर गुप्ता प्लीज वेट। सर आप बिल्कुल जो बात आप सब कह रहे थे कि आइसोलेशन के लिए तमाम हमें जगहें करनी हैं, तमाम हमें बेड बनाने हैं, तो मैं एक छोटी सी खाली आपको बात बता रहा हूँ। जेपी नड्डा जी ने कहा है ब्रजेश भाई कि हमने पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के 500 कार्यालय तो कंप्लीट कर लिए और 400 कार्यालय बाकी वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि पूरे देश में 900 कार्यालय इन्होंने कहीं से भी करे हों, कहीं से भी कर रहे हो तो कम से कम इन्हीं को आइसोलेशन सेंटर को आमंत्रित करता हूं। भाई ये तो आइसोलेशन सेंटर बन सकते हैं, चाहे नंबर 1 के रुपए से बनाए हो चाहे अडानी अंबानी के रुपए से। 24 घंटे में 3,490 मिले, मतलब तकरीबन 3,500। ये बहुत चिंता का विषय है कि संक्रमण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग काफी चिंतित हैं, लोग काफी परेशान हैं। तो इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, सरकार के पास और क्या उपाय हैं, एक्स्ट्रा क्या एफर्ट किए जा रहे हैं। और दूसरा सवाल, ये अपराध क्यों इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर अब तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। वीरेन जी, ये संख्या बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में भी 3,500 मिले हैं और आज 41 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक करीब 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कोविड से। और लखनऊ
247, बरेली 335, कानपुर 268, जौनपुर 191, खीरी 101, नोएडा 114 ये मरीज है, इतने मिले हैं आज 100 से ऊपर। और कानपुर में तो सबसे ज़्यादा मौत हुई है पूरे प्रदेश के किसी जिले में, 24 मौत। अब आपने कहा कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, बात सही है, क्योंकि जब महामारी आई तो ट्रेन सब बंद हो गई, आवागमन साधन बंद हुए, लोग पैदल चले, भूखों आए, नौकरियां गई, खाने का संकट है, अब 5 महीना होने जा रहा है, तो हर जगह से जो रखा था पूंजी थोड़ी बहुत बचा के बच्चों की स्कूल फीस ये वो सब आदमी अपना कर रहा है कहीं से जीने मरने भर को। लेकिन जब पैसा नहीं रहेगा तो जो ज़्यादा पैसे वाले होंगे उन पर लोगों की निगाह होगी, या पैसा निकालने के गलत रास्ते अपनाएंगे लोग। समस्या तो है और ये आ रही ब्रजेश जी। अब साइड इफेक्ट क्राइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पर है। इसको आप इस बात से समझिए कि एक बहुत मशहूर गायक थे अल्ताफ रजा, सबने उनका नाम सुना होगा। तो एक बार एक टेम्पू में अभी हाल ही में एक सवारी बैठी और उसमें अल्ताफ रजा का गाना बहुत बज रहा था। तो सवारी ने पूछा ड्राइवर से ऑटो के, भाई ये बताओ कि अल्ताफ रजा गाना बहुत बजा रहे हो, तुम क्या अल्ताफ रजा के फैन हो? तो उसने कहा नहीं, मैं खुद अल्ताफ रजा हूँ। तो अब गाना छोड़ के टेम्पू चला रहे हैं। तो ब्रजेश जी ये साइड इफेक्ट एक देख सकते हैं आप। अच्छा, लॉकडाउन ने उत्तर प्रदेश में हमारे पुरुषों को एक चीज और सिखाई कि भाई जितनी झाड़ू लगाने की क्षमता हो घर उतना बड़ा लेना चाहिए, चाहे किराए पे लियो चाहे खरीदो। आप काहे बड़ा लिए हैं? नहीं, जितना लगा सो तकलीफ ना हुए झाड़ू लगाने में। वजन इसीलिए घट गया है इनका। लेकिन ये बात सही है ब्रजेश जी कि देखिए 1 लाख से ऊपर हम टेस्ट उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं। हमारे पास जर्जर स्वास्थ्य सिस्टम था, कोई चमत्कार रातों रात नहीं हो सकता था। तमाम सारे अस्पताल लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में बने और मेडिकल कॉलेज बने और सतत प्रक्रिया अखिलेश यादव ने जो शुरुआत की थी योगी सरकार में मेडिकल और कॉलेजों पर वो जारी रही। लेकिन इलाज इतनी बड़ी संख्या में 25 करोड़ आदमी का दे पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर आदमी को जब ये टच करेगा कोरोना ऐसा लगता है कि उसी दिन रुकेगा जब इसको नए क्लाइंट मिलना बंद हो जाएंगे, अन्यथा ये अपनी पहुंच सब तक बनाने की कोशिश करेगा। अब ये समस्या तो रहेगी, लेकिन कोई सरकार होती। पर आप देखो ना, चाहे यूरोप में इटली देख लो, फ्रांस देख लो, अमेरिका देख लो, स्वीडन देख लो, नॉर्वे देख लो, कोई भी देश देख लो, तो इन्होंने एक पोजीशन के बाद संक्रमण को फैलने से समाज में रोका। हम समाज में संक्रमण रोक नहीं पा रहे हैं, हमारी चिंता ये विषय होना चाहिए। देखिए, संक्रमण न रोकने के पीछे बेरोजगारी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना और हमारे यहाँ शिक्षा और तकनीकी का इस्तेमाल, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमको अभी बहुत चीज़ों से लड़ना है। ये देश तो भुखमरी और गरीबी से लड़ रहा है। अब ये उसको आसमान में और चांद पे जाने की बात करते हैं, दिखाते हैं, और नीचे पता लगा कि तन पे चड्डी भी नहीं बची, वो भी खींच ले गए लोग हैं, नंगा घूम रहा है आदमी। तो ब्रजेश जी, हमारा देश गरीब देश है, हम मुल्क गरीब मुल्क में शामिल हैं दुनिया में। हम बड़ी बड़ी बातें चाहे जितना कर लें, लेकिन पेट की आग बुझाना आसान नहीं इस देश के, इतनी भीड़ है यहाँ। और आप तो सब जानते हैं, पत्रकार को एक न्यूट्रल जो है एनालिसिस करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में अपहरण होता है, मर्डर हो रहा है। 5 सेकंड दीजिएगा, मैं वीरेंद्र जी को एक बधाई देना चाहता हूँ। कानपुर में अपहरण हुआ, मैं बिल्कुल दूंगा, वहां पर मर्डर हो गया। कानपुर देहात में आज अपहरण हुआ, मर्डर हो गया। तो अपहरण की भी चुनौती आ गई, फिरौती की चुनौती सरकार के सामने, तमाम सारे क्राइम बढ़ रहे हैं। ये बताओ ना वीरेंद्र जी कि इतने काबिल अफसर बिठाए गए हैं ऊपर, जिनके इनकाउंटर्स के ट्रैक रिकॉर्ड बड़े तगड़े बताए जा रहे थे, बड़े ही एक्टिव और सिंघम टाइप, टाइगर टाइप इमेज वाले अफसरों को क्या हो गया? उनके रहते ही क्या हो गया? मतलब हो क्या रहा है ये? ब्रजेश जी, पहले गांव में लोग मूछों पर बड़ा ताव देते थे और मोछ बड़ी रखाते थे और कहते थे कि ये मर्दानगी की बहुत निशानी है। अब उसी से प्रेरित हैं बहुत सारे लोग।
लेकिन ताव देना पड़ेगा तभी अपराधी डरेगा, है ना। और कुछ लोग तेल पिलाते थे, मोच टर्राते थे, खूब ऐंठते थे, तमाम सारी चीजें थी, लेकिन उससे भय पैदा होता था। नहीं, सब लोग समझ गए आपका क्या कहना चाहते हो। तो अरे तो मुझ पे ताव के लिए आप उनको ललकारिए। नहीं, इसके अलावा जिलों में जिन पुलिस अफसरों पर हमारा बहुत भरोसा है, जिन अफसरों पर, सरकार को अब उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल उन्होंने जिलों में लोगों को दिया है, और अगर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं क्राइम पर या लैंड ऑर्डर पर या प्रशासन में, तो उनके खिलाफ अब उनको हटाकर नए अफसरों को मौका देना चाहिए, वो जाएं नई ऊर्जा से काम करें, उन्हें तो प्रमोशन मिल रहा है। क्योंकि ये चीजें तो बहुत। कंक्लूड करिए बीरेन जी कंक्लूड करिए। तो चलिए आज नहीं, हाँ, सुरेंद्र जी को कह लेने दीजिए जी। मैं वीरेंद्र भाई को और भारत समाचार को और ब्रजेश जी को एक बधाई देना चाह रहा हूं कि आपका 3-4 दिन पहले का एक वीडियो पूरी दुनिया में इतना ज्यादा चर्चित है, जिसमें आपने अपनी बड़ी बेबाकी से सीएमओ और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था के पक्ष के खिलाफ जो बात रखी है, सामयिक जो बात रखी, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपका चैनल बधाई का पात्र है। आप अपनी बीरेन जी कंक्लूड करें। देखिए, हम आप जिस व्यवस्था में हैं, हजारों सैकड़ों लोग रोज आते हैं अपनी समस्या लेकर। अगर इस कोरोना महामारी में किसी एक के इलाज की, किसी एक की मदद हो जाए, तो हम लोगों का जीवन सार्थक है, हम लोगों की मेहनत सार्थक है। तो मैंने बस वही कोशिश की है, और मैं 4 लाइनों से कहूँगा, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसकी जनता मरे, कोई व्यक्ति अपने ऊपर आरोप नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, सरकार के पास संसाधन सीमित हैं, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारी समस्या और बड़ी है। तो जो कोशिश है वो पर्याप्त दिखती है। तो उस पर 4 लाइनें कहूंगा ब्रजेश जी, कि जमीन पे चल ना सका जी, आसमान से भी गया, और कटा के पर वो परिंदा अपनी उड़ान से भी गया, और तबाह कर गई उसे पक्के मकान की ख्वाहिश, वो अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया, और पराई आग में कूदा तो उसे क्या मिला, वो उसे बचा भी न सका और खुद अपनी जान से भी गया। वाह, थैंक यू सो मच बीरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से आपने अपने इनपुट्स उपलब्ध कराए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नवीन श्रीवास्तव जी की तरफ रुख करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। तो अब आपके पास आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला, कोरोना से निपटने में सरकार जो झोल खा रही है, एक तो ये कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, गंभीर मरीजों की संख्या, वायरल वीडियो जो झांसी का आया है आप देख लीजिए, आप निश्चित रूप से कांप उठेंगे। अव्यवस्थाओं का दौर है। लखनऊ जैसे शहर में हालत ये है कि यहाँ बेड नहीं नसीब, जबकि आपके पास 4 बड़े सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल हैं। दूसरी तरफ अपराध के ये हालात। सवाल तो आपसे बनते हैं ना नवीन जी, और आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दूसरा, कानून व्यवस्था खराब है तो बड़े अफसरों पर जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स हो रही है। ये क्या सिपाही दरोगा को सस्पेंड करके आप अपना काम चला लेते हैं। ब्रजेश जी, देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले हम कोरोना पर अगर चर्चा कर लें, आपने भी चर्चा की कि वो जो ग्राफ है उसका कर्व बढ़ता जा रहा है, फ्लैट नहीं हो रहा है। तो मैं प्रदेश की क्या, मैं जहाँ लखनऊ में हम लोग बैठे हैं, 3 दिन पहले आंकड़े जो है संक्रमित लोगों के 450 तक पहुँच गए थे, 449। वो धीरे धीरे घटे, कल 300 कुछ था, आज 200 से नीचे आ गया, 300 से नीचे आ गया है। प्रदेश में भी जो 3600 के करीब था वो घट के 3500 से नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक जो है वो एक आशा दिख रही है, कम हो रहा है ग्राफ, ऐसा नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है ब्रजेश जी, आपने भी कहा, देखिए उत्तर प्रदेश में जब पहला कोरोना का मरीज पाया गया आगरा में, तो हमारे पास उत्तर प्रदेश में एडमिट करने की भी व्यवस्था नहीं थी, उसको हमें दिल्ली में भर्ती करना पड़ा, कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हम 32 से अधिक टेस्टिंग लैब हमारे पास हैं, 1 लाख से अधिक, जहां एक टेस्ट नहीं होता था 1 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। बेडों की संख्या बढ़ाई हमने, लेकिन अन्य सारे जो भी आवश्यकता पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। होम आइसोलेशन का भी एक जो आदेश हुआ, वह भी काफ़ी हद तक जो अस्पतालों पर बोझ हो गया था, जहां पर मरीजों के लिए बेड नहीं मिल पा रहे थे, वह भी काफ़ी कम हुआ। और लगातार जो लेवल 2 और 3 की, जो डॉक्टर साहब गुप्ता जी बता रहे थे कि लेवल 2 और 3 गंभीर और अति गंभीर मरीजों के लिए जहां हमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है, वह लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देश दिया कि प्रतिदिन
डीजी हेल्थ सीएमओ से और डीजी मेडिकल एजुकेशन सारे मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल से बात करके जो भी देखिए, आवश्यकता सबसे है। पहले तो आप ये करिए कि ये जो टीम 11 है ना, इसको बढ़ाइए और टीम 15 करिए। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जाने माने चिकित्सक हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, उनको भी इस टीम का हिस्सा ब्रजेश जी, बनाइए मैं और उसी उनकी पे आ रहा राय हूं। मशवरा ब्रजेश जी, मैं लीजिए। उसी पे आना चाह रहा हूं। आपकी देखिए- निर्भरता सिर्फ जी, जी, आईएएस मैं- अफसरों पर है। मेरा सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन है आपके लिए। ब्रजेश जी, बहुत गंभीर चर्चा का बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, सरकार लगातार, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वयं डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उनके आईसीएमआर जो मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं, जो एक्सपर्ट हैं, आप देखिए डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर वेद प्रकाश, इस प्रकार के जो डॉक्टर जिन दिनों में ज्यादा परिस्थितियां खराब हैं, वहां उनको सरकारी जहाज से बेच के वहां की स्थिति नियंत्रण की जा रही है। नहीं, वो टीम 11 का हिस्सा प्लीज नहीं मेरी है। बात मैं पूरी कह हो रहा जाने हूं, दीजिए ना। ये टीम का दायरा मैं बढ़ाइए, आप कर्नाटक क्रिकेट जो टीम की जानना सिर्फ चाह रहा हूं, मैं आपको- वो बताना चाह रहा हूं, कृपया सुन ले इसको। भाई, आप क्रिकेट टीम ही क्यों? सर सुन लेंगे ना, आप सुनेंगे, आप जज की भूमिका उसमें सुन लीजिए, आप प्रस्तुता मेरी बात सुन लीजिए। टीम 11 का काम है कि जो केंद्र सरकार, आईसीएमआर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारे एक्सपर्ट जो राय दे रहे हैं कि प्रशासनिक ये व्यवस्था करनी है, वह टीम 11 प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। जिले में सीएमओ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं करेगा, सीएमओ मरीजों की इलाज की व्यवस्था करेगा, लेकिन किस क्षेत्र को हॉट स्पॉट करना है, कहां क्या प्रशासनिक नियंत्रण करना है, यह डीएम तो भाई साहब, करते हैं। एक्सपर्ट्स की भी कोई कमेटी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में है? एक्सपर्ट की मैंने तो नहीं सुनी आज तक, मैंने कोई एक्सपर्ट मीटिंग की भी नहीं कमेटी, देखी ब्रजेश कि जी, आपके पास ब्रजेश एक्सपर्ट जी, एक्सपर्ट की कमेटी नहीं। अगर है तो आप जितने सार्वजनिक भी- करिए। सुन लीजिए ना। हमने तो सिर्फ एक ही बात सुनी है नवीन जी, जी। आप क्रोधित मत हो, नहीं, तसल्ली मैं से मेरी बात सुने। मैं बिल्कुल मैंने आपकी तसल्ली बात सुन सुनी, रहा हूं, आप मेरी तसल्ली बात से आपका सुनिए। जवाब दे रहा हूं। आपके पास टीम 11 के अलावा कुछ नहीं है, आप ब्रजेश बताएं जी- मुझे क्या है। ब्रजेश जी, ये सारे जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, अगर ये बताइए कि हम अगर उनके संपर्क में नहीं हो तो उनसे बात नहीं करते, तो डॉक्टर सूर्यकांत को हमको नोएडा सरकारी जहाज से क्यों भेजते, कहीं डॉक्टर वेद प्रकाश को भेज रहे हैं, कहीं पीजीआई के बड़े डॉक्टर्स को भेज रहे हैं। हम लगातार उनके संपर्क में हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी दिशा निर्देश हैं वह केंद्र सरकार, जो सबसे बड़ा आपका हॉस्पिटल है केजीएमयू, सर- वहां आपके पास वाइस चांसलर नहीं है, रेगुलर वाइस चांसलर तक नहीं दे सर पाए सुन हैं। ले जरा। डीजी हेल्थ आपने कितने दिनों के बाद अरे, जाके डॉक्टर सुन नेगी को, लीजिए, अब आप- वो भी कैसे वो लाके भी पोस्ट कैसे दिया आपने? अगलेबाजी जिस विषय पर आप चर्चा, जिम्मेदार पदों जिस पर विषय पर पदोन्नत चर्चा हैं, कर रहे हैं, आप पहले पोस्ट जरा नहीं उस दे पर रहे हैं। चर्चा कर लीजिए। आप वीसी का पद नहीं, क्यों आप नहीं भर रहे हैं भाई? ब्रजेश जी, आप जिस विषय पर चर्चा करें पहले उस पर करिए, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, आपका कहना यह है, लगातार मैं सुनता हूं, हर डिबेट में आप इस बात को उठाते हैं कि आप इसमें जो चिकित्सा विभाग के एक्सपर्ट हैं उनसे आप राय नहीं लेते हैं। तो आईसीएमआर क्या चिकित्सा विभाग के एक्सपर्ट नहीं है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नहीं है? केंद्र सरकार आईसीएमआर, वैसे आप आईसीएमआर देश के लिए है। अरे तो आप उत्तर प्रदेश आईसीएमआर के ही निर्देश पूरे देश में लागू होते हैं। ब्रजेश जी, क्या बात कर रहे हैं? आईसीएमआर का निर्देश पूरे देश में लागू होते हैं। नवीन जी, आईसीएमआर ये एक टीम में बताता है कि कहां पे क्या आपने- करना है, क्या नहीं करना है। और अरे प्रदेश भाई, एक प्रदेश बात के अंदर बताओ, जो भी हमारे जोर तकनीकी जोर चिल्लाने विशेषज्ञ से बात नहीं बनेगी ना। आप आपके पास करना एक्सपर्ट्स की चाहते कोई हैं। टीम ही नहीं है। आप बिल्कुल आईसीएमआर को खारिज कर दे रहे हैं। आप आप जिन मुझे डॉक्टर बताओ, से चर्चा कौन सा कर रहे हैं, उसको डॉक्टर खारिज आपके कर दे पैनल रहे में हैं। है? तो आपके कहने कौन सा डॉक्टर आपके पैनल में है? कहने का अनुसार ये ब्रजेश है, जी, एक मिनट उधर- मुझे बताओ उधर ना, भाई, एक ज्ञान बात दो करिए। मुझे। आप ये जान चाहते हैं कि जिस प्रकार से टीम 11 आईएएस अफसरों की है, उसी तरह से डॉक्टर्स की भी एक टीम बना के उनसे राय ली जाए। तो ब्रजेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार डॉक्टर से, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से सबसे वार्ता होती है और आईसीएमआर के निर्देश पूरे देश पर लागू होते हैं, उसके अनुसार हम काम करते हैं। आपका ये कहना ठीक है कि आपको अलग से एक टीम बनानी चाहिए थी, उनसे सुझाव ले, हम लगातार सुझाव ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वह टीम 11 की जो बैठक भाई, होती है, क्यों टीम वह सिर्फ 11? प्रशासनिक टीम व्यवस्था, 15, टीम 20 प्रशासनिक क्यों नहीं? व्यवस्था कौन करेगा? आप ब्रजेश उसमें मिश्रा एक्सपर्ट करेंगे लाइए। कि डॉक्टर उसमें सूर्यकांत जो करेंगे? चिकित्सक लाइए, आप वो जो ब्रजेश जी कोरोना बताइए। पे लड़ रहे हैं उनको लाइए। ब्रजेश भाई, एक्सपर्ट्स प्रशासनिक की व्यवस्था ओपिनियन कौन लीजिए। करेगा? आप प्रशासनिक सिर्फ आईएएस व्यवस्था अफसर, डॉक्टर आईएएस सूर्यकांत अफसर, करेंगे? पता नहीं कौन सा कि सिंड्रोम है आईएएस करेंगे? अफसर का आप लोगों कौन को। करेगा ये बताइए? ओके, उदयवीर सिंह प्रशासनिक व्यवस्था तो ओके। प्रशासनिक अधिकारी भाई साहब, करेंगे मुझे ना। टीम में नहीं जाना, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ एक्सपर्ट्स को ले लो। वही मैं तो एक्सपर्ट्स की बात की होती पैरवी है, कर रहा हूँ, आपको सारे क्या लग एक्सपर्ट्स की रहा है? राय लेते ब्रजेश हैं। जी, आप एक्सपर्ट तो लेंगे नहीं लेंगे? बिल्कुल लेते हैं, देखिए, लेकिन उदयवीर सिंह। प्रशासनिक काम प्रशासनिक अधिकारियों को करने ब्रजेश दीजिए। जी, ओके, नवीन जी, हमारा ब्रजेश हस्तक्षेप जी, नहीं होना चाहिए। नवीन जी, ब्रजेश नवीन जी, जी, नवीन आई जी, नो ब्रजेश जी, मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाहते हैं। नवीन जी के साथ उदयवीर जी अन्याय बोलने मत दें। करिए। नवीन जी के साथ अन्याय मत करिए। कोई प्रवक्ता अपने मुख्यमंत्री को गलत नहीं बोल सकता, ठीक, वो तो एक बात है। लेकिन आप जो पॉइंट कह रहे हैं वो कन्वेड है। मेरा कहना यह है कि इस आपदा में अवसर बनाने का जो नारा दिया था, सरकार ये भूल गई कि गलत लोग भी इस आपदा को अवसर बनाएंगे, और वो बना रहे हैं। सवाल ये है कि शासन प्रशासन, हाँ। जो टीम 11 और मुख्यमंत्री है, उनको संदेश देना है। सामाजिक परिस्थितियां होंगी, उनके हिसाब से परिस्थिति को कम खराब होने देना है, कम नुकसान होने देना है। हो क्या रहा है? अपहरण में भाजपा नेता का नाम आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं।
खनन में भाजपा नेता का नाम आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। पूरे लॉकडाउन में बनारस से लेकर फिरोजाबाद तक भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब माफियागिरी कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं पार्टी की तरफ से। जो बड़े अफसर हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस के बड़े अफसर, मैंने पूछा अभी, आप पूछिए, जब अनप्रोफेशनलिज्म था तो क्या कप्तान को दूसरे जिले का कप्तान बनाना चाहिए? एडीजी जोन वहीं बैठे हैं, आईजी वहीं बैठे हैं, सब आराम से मस्त हैं। एक बच्चा छुड़ा लिया, उसके लिए एडीजी एलओ पहुंच गए, बाकी किसी को जिम्मेदारी नहीं। तो जो ऊपर से संदेश देने का काम है, और अगर ब्रजेश मिश्रा सवाल पूछ देंगे, अगर सूर्य प्रताप आईएएस सवाल पूछ देंगे प्रमुख सचिव से, तो उन पर मुकदमा लिख जाएगा। कोई पत्रकार कोई न्यूज रिपोर्ट लिखा देगा, उस पर मुकदमा लिख जाएगा। 1 लाख मुझ पर मुकदमा होगा तो मैं आपको बुलवा नहीं, मैं एक बात बता, नवीन जी को भी उसमें सहयोगी बनाऊंगा। मैं आपका नाम लेके, मैं आपका नाम लेके फाइनल में थे। नहीं, मैं आपका नाम लेके उन प्रेस वालों की बात कर रहा हूँ जिन पर मुकदमा, भाई इसके टालने का मामला नहीं है। उसमें जिन पत्रकारों पर मुकदमे लिखे गए हैं, जिन आईएएस अधिकारियों पर सवाल पूछने में मुकदमा लिखा गया है, और बात हुई 5000 बेड लखनऊ में, यहाँ 1 लाख पूरे प्रदेश में है जी। तो इस व्यवस्था को जो लोग, ये फॉल्स साबित हुई, 2000 मरीजों पे ही चरमरा गई, उसकी जिम्मेदारी अगर सरकार तय नहीं करेगी तो इसके लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। वर्ष के लिए शर्म आनी चाहिए जी। आपको क्या लगता है, देखिए, टीम 11 का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? जब मैं ये कहता हूं कि टीम 11 में सिर्फ आईएएस अफसर क्यों, एक्सपर्ट्स को लीजिए, वो लीजिए जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, बेहतरीन चिकित्सक जिन्होंने कोरोना पर 6-6, 7-7 महीने अपना जीवन खपा दिया है, आप उनके राय मशवरा तो लीजिए ना। एक्सपर्ट वो है ना, एक्सपर्ट्स कोई एडमिन अफसर नहीं हो सकता, एक्सपर्ट कोई आईपीएस अफसर नहीं हो सकता, एक्सपर्ट्स कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। मैं कहता हूं मेडिकल के लोग, फील्ड के लोग लीजिए। मैं नवीन जी से गुजारिश करूंगा कि गुस्सा न करें। सच बात यह है ब्रजेश भाई कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मूल चरित्र की वजह से इन परेशानियों से गुजर रहे हैं। मूल चरित्र है गुलामी का। आप ये कह रहे हैं कि आईसीएमआर के हम प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, और आईसीएमआर के प्रोसीजर तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रदेश स्पेसिफिक, यूपी स्पेसिफिक प्रोसीजर तो यूपी स्पेसिफिक लोग ही बताएंगे ना। जो यहाँ के मेडिकल प्रोफेशनल है वही बताएंगे, जो यहाँ के पॉलिटिकल प्रोफेशनल्स है वही बताएंगे, जो यहाँ के कानून विग है वही तो बताएंगे, जो पत्रकार है वही तो बताएंगे। यहाँ की बात दिल्ली का या केरल का आदमी कैसे बता पाएगा? तो ये जो टीम 11 है और मुख्यमंत्री है, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर्स या बाकी सब लोग बेवकूफ हैं, या बाकी सारे के सारे जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या क्या नाम आईपीएस ऑफिसर्स है, वो बेवकूफ हैं क्या? हमारा ये कहना है कि अगर ये सारी चीजें अधिकारियों को चलानी है तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की आवश्यकता सबसे बड़ा हॉस्पिटल, मोर देन 5000 बेड, और वहां पर रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है। अरे वाइस चांसलर तो वाइस चांसलर अभी किसी डीजी कैसे हुए वो भी आपके सामने है। उससे पहले पीजीआई के डायरेक्टर एडहॉक पे थे, वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्था तो चरमराई हुई है। ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करते हैं, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का। और हम कहते हैं नवीन जी को भी मनी मन इस बात का दुख है, लेकिन क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता है तो क्या करें जी। जैन साहब, ओके जैन साहब, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि एनसीआर में थोड़ा सा क्राइम बढ़ा है, विशेष तौर पर नोएडा और गाजियाबाद में। तो इतने अर्बन क्षेत्र में, वो भी एनसीआर में, अपराध का बढ़ना ये थोड़ा चिंता की बात है, क्योंकि नोएडा कमिश्नरेट भी आपने बना दिया, गाजियाबाद में आपने एक्सेस फोर्स भी दे रखी है, उसके बावजूद यहाँ एनसीआर में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, एनसीआर हमेशा से क्राइम प्रोन रहा है। जो आज की तारीख में गाजियाबाद और नोएडा, हापुड़, ये सब एक जिला होता था गाजियाबाद, तो मैं इसका एसएसपी रहा हूं 94 में। मुझे मालूम है कि वहां पर क्रिमिनलिटी ज्यादा है, लोगों के पास में बहुत पैसा है, बहुत से लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर और उसको उड़ा दिया है पैसे को। बहुत से लोग इसमें क्राइम में सम्मिलित हो गए हैं। ये कारण है कुछ इनकी वजह से कि गाजियाबाद और नोएडा में क्राइम होते हैं, और हमेशा से क्राइम प्रोन एरिया रहा है। पूरे यूपी, वेस्ट यूपी को कहा जाता था कि बैडलैंड्स ऑफ यूपी। तो ये क्राइम हमेशा से रहा है। पर यह है कि जो कुछ भी घटनाएं इधर हाल में हुई है गाजियाबाद में,
विक्रम त्यागी वाला जो मर्डर है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें पुलिस की लापरवाही है, कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार जो भी घटनाएं हो रही है मेरिट पर मैं समझता हूँ लगातार पुलिस को एक्शन लेते रहना चाहिए, और एक्शन लेते रहेंगे क्राइम का ग्राफ धीरे धीरे स्वतः नीचे आ जाएगा। ब्रजेश जी 1 मिनट में एक चीज कहना चाहूंगा, 1 मिनट का बस। डॉक्टर जी ब्रजेश जी, अगर आप नंद किशोर गुर्जर जैसे आदमी को 1 महीना, अगर अगस्त लास्ट तक को हम कैलकुलेट करें, नेक्स्ट 1 मंथ कैसा होगा? डॉक्टर डी के गुप्ता। उदयवीर जी प्लीज वेट, प्लीज। हाँ नवीन जी प्लीज वेट, नवीन जी प्लीज वेट। गुप्ता जी गो हेड। तो नेक्स्ट अगले अगस्त में जो नोएडा गाजियाबाद है इनमें काफी केसेस धीरे धीरे कम होने लगेंगे, ढलान शुरू हो जाएगी, और सितंबर में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा जो मेजर सिटीज हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में बाकी शहरों में भी कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम लोग इसी तरह एग्रेसिव पॉलिसी रखे रहे कि हम टेस्टिंग बढ़ाते रहे, टेस्टिंग करते रहे, आइसोलेट करते रहे, ट्रेस करते रहे और उनको ट्रीटमेंट देते रहे मरीजों को, तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब लॉकडाउन तो बंद हो गया, लॉकडाउन तो खुल गया है, तो लोग बाहर घूम रहे हैं, तो अब एक ही तरीका है इस पे अटैक करने का वायरस पे, वो है तरीका है कि हम टेस्टिंग कैसे बढ़ा रहे हैं, टेस्ट करें, लोगों को क्वारंटाइन करें, आइसोलेट करें, उनको ट्रीट करें और एजुकेट करें, अवेयर करें। जो हम बार बार कह रहे हैं ना, अब अवेयरनेस चाहिए। पहले तो हमने लोगों को बंद कर रखा था तो मजबूरी में लोग बंद थे, अब लोग बाहर आ गए, तो उन लोगों को बाहर रोकने के लिए, बाहर एटिकेट फॉलो करने के लिए उनको अवेयरनेस चाहिए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेतागण, हमारे बुद्धिजीवी, धर्मगुरु सबको अवेयर करें, सो दैट अगले हम 2-3 महीने में हमें पक्का उम्मीद है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। सितंबर अक्टूबर में तो काफी हद तक पूरे प्रदेश में तो कंट्रोल हो जाएगा और बाकी देश के विभिन्न हिस्सों में भी कंट्रोल हो जाएगा। जी ऑलराइट, यस नवीन जी आप कुछ मेंशन करना चाह रहे थे, गो अहेड, 10 सेकंड। डिसिप्लिन नहीं है ना, तो इस कल्चर को कहना चाहता था। देखिए अभी कुछ अपहरण की घटनाएं हुई, आपने उस पर चर्चा की कि क्या ये आफ्टर कोरोना सोशियो इफेक्ट होगा, ये बहुत बड़ी चर्चा का। कुछ घटनाओं की चर्चा हुई, गोरखपुर, गाजी में एक और घटना अभी हुई थी, एक 2 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने उसको 8 घंटे के अंदर सकुशल छुड़ा लिया। यह भी हमारी पुलिस की एक उपलब्धि है। जिस प्रकार से गोंडा में हुई उस तरह से गाजियाबाद में पुलिस भी लगातार काम कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कहीं न कहीं अपने कर्तव्य में शिथिलता बरती गई, लापरवाही बरती गई, जिसके कारण इस प्रकार की चर्चा हुई। लेकिन लगातार पुलिस काम कर रही है और ये घटना चूंकि एक बड़ी सफलता है पुलिस की, इसलिए मैंने मैं आपके इंटेंशन को बैठ नहीं मानता, मैं आपको तसल्ली से क्या बताना चाहता हूँ। देखिए अगर ये अफसर बहुत अच्छा काम कर रहे होते, ये बहुत श्रेष्ठ अफसर होते जिनका आप डिफेंड कर रहे हो, तो आज मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते, मायावती कभी हटती ही नहीं, अखिलेश यादव का राज ही नहीं जाता, ठीक है, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह का कभी हुकूमत ही नहीं जाती, उनको सबको ये लोग यही बताते थे। आप जिनको डिफेंड करके आ रहे हो ना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। मेरी चिंता ये है कि कहीं आपको भी ये परेशानी ना उत्पन्न हो जाए, ये आपको समझना चाहिए। ब्रजेश जी देखिए, निश्चित रूप से आपने एक शब्द प्रयोग किया कि अरबी घोड़ा और सवार की नियत सवार की ताकत पर होता है। अगर सवार शहीदों की शहादत में भी हिंदू मुसलमान करता है, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी हिंदू मुसलमान करता है, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर शासक सबको जनता को एक प्रकार से देख के काम करता है तो कहीं सुरेंद्र जी गोयल 2-3 सुरेंद्र जी 10 सेकंड। देखिए 2 बातें हैं, मैं आपको साफ बताता हूं। आज जब लोनी कटरा का विधायक नंद किशोर गुर्जर, या क्या नाम है उसका, जी नंद किशोर गुर्जर, जो आज क्या नाम हिंदू मुसलमान करके कह रहा है कि अगर आपको बकरीद पे करना है तो अपने बच्चों की बलि दीजिए, और आज अगर वो बच्चों की बलि देने वाला बयान का विधायक, बयानवीर विधायक अभी कानून के समझ से बाहर, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, तो आज अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कानून हो जाएगी, तो अब इस विधायक का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपने शानदार इनपुट्स उपलब्ध कराया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में फैल रहा है। आप कृपया बहुत आवश्यक हो तभी घरों से निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और हर 20 मिनट में, आधे घंटे में हाथ साबुन से धुलते रहें। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो कृपया सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ये एक बेहद गंभीर, बहुत ही घातक, बहुत ही ताकतवर वायरस है जो भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज रात 15 लाख के ऊपर हो जाएगा। बच कर रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।